4:30 बजने में अभी पूरा आधा घंटा बाकी था, पर रश्मि के लिए दफ्तर में बैठना दूभर हो रहा था। छटपटाता मन बार बार बेटे को याद कर रहा था। जाने क्या कर रहा होगा, स्कूल से आकर दूध पिया या नहीं, खाना ठीक से खाया या नहीं, सास को ठीक से दिखाई नहीं देता। मोतियाबिंद के कारण कहीं बेटे स्वरूप की रोटियां जला ना डाली हों। सवेरे रश्मि स्वयं बनाकर आए तो रोटियां ठंडी हो जाती हैं। आखिर रहा नहीं गया तो रश्मि बैग कंधे पर डाल कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। आज का काम रश्मि खत्म कर चुकी है। जो बाकी है वो अभी शुरू करने पर भी पूरा नहीं होगा। इस समय एक बस आती है, भीड़ भी नहीं होती। प्रभा कहती, साहब पूछें तो बोलना कि आप विधि या व्यवसाय विभाग में हैं। बस प्रभा ने रश्मि का वाक्य पूरा कर दिया। पर देखो, रोज रोज इस तरह जल्दी भागना ठीक नहीं। रश्मि संकुचित हो उठी, पर उसके पास समय नहीं था, अतः जवाब दिए बिना आगे बढ़ी। जाने कैसा पत्थर दिल है प्रभा का। उसके भी तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। सास के ही पास छोड़कर आती है, पर उसे घर जाने की जल्दी कभी नहीं होती। सुबह भी रोज समय से पहले आती है, छुट्टियां भी नहीं लेती। मोटी ताजी है, बच्चों की कोई फिक्र नहीं करती। उसके हाव भाव से लगता है घर से अधिक उसे दफ्तर ही पसंद है। बस यहीं पर वो रश्मि से बाजी मार ले जाती है, वरना रश्मि कामकाज में उससे 20 ही है। अपना काम कभी अधूरा नहीं रखती। छुट्टियां अधिक लेती है तो क्या, आवश्यकता होने पर दोपहर की छुट्टी में भी काम करती है। प्रभा जब स्वयं दफ्तर के समय में लंबे समय तक खरीदारी करती है तब कुछ नहीं होता। रश्मि के ऊपर कटाक्ष करती रहती है। मन तो करता है 2-4 खरी खोटी सुनाने को, पर वक्त बेवक्त इसी का एहसान लेना पड़ता है। रश्मि मायूस हो उठी, पर बेटे का चेहरा उसे दौड़ाए लिए जा रहा था। साहब के कमरे के सामने से निकलते समय रश्मि का दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं देख लिया तो क्या सोचेंगे। रोज ही जल्दी चली जाती है। 5-7 लोगों से घिरे हुए साहब कागज पत्र मेज पर फैलाए किसी जरूरी विचार विमर्श में डूबे थे। रश्मि की जान में जान आई। 1 घंटे से पहले ये विचार विमर्श समाप्त नहीं होगा। वो तेज कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी। बस स्टैंड भी तो पास नहीं, पूरे 15 मिनट चलना पड़ता है। प्रभा तो बीमारी में भी बच्चों को छोड़कर दफ्तर चली जाती है। कहती है बच्चों के लिए अधिक दिमाग खपाई नहीं करनी चाहिए। बड़े होकर कौन सी हमारी देखभाल करेंगे। बड़ा होकर स्वरूप क्या करेगा ये तो तब पता चलेगा। फिलहाल वो अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगी। कहीं वो अपने इकलौते पुत्र के लिए आवश्यकता से अधिक तो नहीं कर रही। यदि उसके भी 2 बच्चे होते तो क्या वो भी प्रभा के ढंग से सोचती। तभी तेज हॉर्न की आवाज़ सुनकर रश्मि ने चौंक कर उस ओर देखा। अरे ये तो विभाग की गाड़ी है। रश्मि गाड़ी की ओर लपकी। विनोद, किस तरफ जा रहे हो? उसने ड्राइवर को पुकारा। लाजपत नगर। विनोद ने गर्दन घुमाकर जवाब दिया। ठहर, मैं भी आती हूँ। रश्मि लगभग छलांग लगाकर पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में जा बैठी। अब तो पलक झपकते ही घर पहुँच जाएगी। तनाव भूलकर रश्मि प्रसन्न हो उठी। और क्या हाल चाल है रश्मि जी? होठों के कोने में बीड़ी दबाकर एक आंख को छोटी कर पान से सने दांत निपोर कर विनोद ने रश्मि की ओर देखा। वितृष्णा से रश्मि का मन भर गया, पर इसी विनोद के सहारे जल्दी घर पहुंचना है। अतः मन मारकर हल्की हंसी लिए चुप बैठी रही। घर में घुसने से पहले ही रश्मि को बेटे का स्वर सुनाई दिया। दादाजी टीवी बंद करो, मुझसे गृह कार्य नहीं हो रहा है। अरे तू ना देख, रश्मि के ससुर लापरवाही से बोले। ना देखूं तो क्या कान में आवाज़ नहीं पड़ती? रश्मि ने संतुष्टि अनुभव की। सब कहते हैं कि उसका अत्यधिक लाड़ प्यार स्वरूप को बिगाड़ देगा, पर रश्मि ने ध्यान से परखा है। स्वरूप अभी से अपनी जिम्मेदारी समझता है। अपनी बात अगर सही है
तो उस पर अड़ जाता है, साथ ही दूसरों के एहसासों की कदर भी करता है। संभवतः रश्मि के आधे दिन की अनुपस्थिति के कारण ही आत्मनिर्भर होता जा रहा है। माँ, ये सवाल नहीं हो रहा है। रश्मि को देखते ही स्वरूप कॉपी उठाकर दौड़ आया। बेटे को सवाल समझा वो चाय पानी पीकर रश्मि इत्मीनान से रसोई घर में घुसी। दफ्तर से जल्दी लौटी है, थकावट भी कम है। आज वो कड़ी चावल और बैगन का भरता बनाएगी। स्वरूप को बहुत पसंद है। खाना बनाने के बाद कपड़े बदल कर तैयार हो रश्मि बेटे को लेकर सैर करने निकली। फागुन की हवा ठंडी होते हुए भी आरामदेह लग रही थी। बच्चे चहल पहल करते हुए मैदान में खेल रहे थे। माँ की उंगली पकड़े चलते हुए स्वरूप दुनिया भर की बक किए जा रहा था। रश्मि सोच रही थी, जीवन सदा ही इतना मधुर क्यों नहीं लगता। माँ, क्या मुझे एक छोटी सी बहन नहीं मिल सकती? मैं उसके संग खेलूँगा, उसे गोद में लेकर घूमूंगा, उसे पढ़ाऊँगा। उसको रश्मि के मन का उल्लास एकाएक विषाद में बदल गया। स्वरूप के जीवन के इस पहलू की ओर रश्मि का ध्यान ही नहीं गया था। सरकार जो चाहे कहे, आधुनिकता, महंगाई और बढ़ते हुए दुनियादारी के तनावों का तकाजा कुछ भी हो, रश्मि मन से 2 बच्चे चाहती थी, मगर मनुष्यों की कई चाहतें पूरी नहीं होती। स्वरूप के बाद रश्मि 2 बार गर्भवती हुई थी, पर दोनों ही बार गर्भपात हो गया। अब तो उसके लिए गर्भधारण करना भी खतरनाक है। रश्मि ने समझौता कर लिया था। आखिर वो उन लोगों से तो बेहतर है जिनके संतान होती ही नहीं। ये सही है। कपड़े लत्ते, खिलौने, पुस्तकें, टॉफ़ी, चॉकलेट, स्वरूप की हर छोटी बड़ी मांग रश्मि जहाँ तक संभव होता है पूरी करती है। पर जो वस्तु नहीं होती उसकी कमी तो रहती ही है। देख बेटा, 7 वर्षीय पुत्र को रश्मि ने समझाना आरंभ किया। अगर छोटी बहन होगी तो तेरे साथ लड़ेगी, टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौनों में हिस्सा मांगेगी। और तो क्या माँ? स्वरूप ने माँ की बात को बीच में काटते ही कहा। मैं तो बड़ा हूँ, छोटी बहन से थोड़े ही लड़ूंगा। टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौने सब उसको दूंगा। मेरे पास तो बहुत है। रश्मि की बोलती बंद हो गई। समय से पहले क्यों इतना समझदार हो गया स्वरूप? रात का भोजन देखकर नन्हे स्वरूप के मस्तिष्क से छोटी बहन वाला विषय निकल गया। पर रश्मि जानती है, ये भूलना और याद आना चलता ही रहेगा। हो सकता है बड़ा होने पर रश्मि स्वरूप को बहन ना होने का सही कारण बता भी दे, लेकिन जब तक वो इसी तरह जीने का आदी नहीं हो जाता, रश्मि को इस प्रसंग का सामना करना ही होगा। मनपसंद व्यंजन पाकर स्वरूप चटकारे ले लेकर खा रहा था। कितना अच्छा खाना है, सलाद भी बहुत अच्छा है। माँ, आप रोज़ जल्दी घर आ जाया करो। रश्मि का मन कमज़ोर पड़ने लगा। मन हुआ कल ही त्यागपत्र भेज दे। नहीं चाहिए 2 कौड़ी की नौकरी, जिसके कारण उसके लाडले को मनपसंद खाना भी नसीब नहीं होता। चलो माँ, लूडो खेलते हैं। स्वरूप हाथ मुँह धो आया था। थोड़ी देर तक पिता के संग खेलो, मैं चौका संभाल कर आती हूँ। रश्मि ने बर्तन समेटते हुए कहा। ऐसा नहीं कि केवल सतीश की तनख्वाह से गृहस्थी नहीं चलेगी, लेकिन घर में स्वयं उसकी तनख्वाह का महत्व भी कम नहीं। रोज़ तरह तरह का खाना, स्वरूप के लिए विभिन्न शौकिया खर्चे, उसके कॉन्वेंट स्कूल का खर्चा आदि मिलाकर कोई कम रुपयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तो अपना मकान भी नहीं। फिर वास्तविकता यह है कि प्रतिदिन हर समय माँ घर में दिखेंगी तो माँ के प्रति उसका आकर्षण कम हो जाएगा। इसी तरह रोज़ ही अच्छा भोजन मिलेगा तो उस भोजन का महत्व भी उसके लिए कम हो जाएगा। जैसे जैसे स्वरूप बड़ा होगा, उसकी अपनी दुनिया विकसित होती जाएगी। माँ के आंचल से निकलकर पढ़ाई लिखाई, खेल कूद और दोस्तों में व्यस्त हो जाएगा। उस समय रश्मि अकेली पड़ जाएगी। इससे यही बेहतर है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा।
सब काम निपटाकर रश्मि की आंखें थकावट से बोझिल होने लगी। निंदित पुत्र के ऊपर चादर डालकर वो सतीश की ओर मुड़ी। कभी मेरा भी ध्यान कर लिया करो, हमेशा बेटे में ही रमी रहती हो। सतीश ने रश्मि का हाथ थामा। जरा याद करो, तुम्हारी माँ ने भी कभी तुम्हारा इतना ही ध्यान रखा था? रश्मि ने शरारत से कहा। वो उम्र तो गई, अब तो हमें तुम्हारा ध्यान चाहिए। अच्छा, ये लो ध्यान। रश्मि पति से लिपट गई। सुबह उठकर सबको चाय देकर रश्मि ने स्वरूप के स्कूल का टिफिन तैयार किया, फिर दूध गर्म करके उसे उठाने चली। अभी नहीं। स्वरूप ने चादर तान ली। नहीं बेटा, और नहीं सोते, देखो सुबह हो गई है। नहीं, बस मुझे सोना है, स्वरूप ने अड़कर कहा। आखिर 15 मिनट तक समझाने बुझाने के बाद उसने बेमन से बिस्तर छोड़ा, पर ब्रश करने, कपड़े पहनने और दूध पीने के बीच वो बार बार जाकर फिर से चादर ओढ़ कर लेट जाता और मनाने के बाद ही उठता। अंत में बैग कंधे पर डाले सतीश का हाथ पकड़े वो बस स्टॉप की ओर रवाना हुआ तो रश्मि ने चैन की सांस ली। बिस्तर संवारना है, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, नहाना, फिर तैयार होकर दफ्तर जाना है। रश्मि झटपट हाथ चलाने लगी। कपड़ों का ढेर बड़ा होता जा रहा है। 2 दिन से समय ही नहीं मिल रहा। आज शाम को आकर अवश्य धोऊंगी। कभी तो आंगन में झाड़ू लगा दिया कर रश्मि। सब्जी छौंकते हुए रश्मि के कान में सास की आवाज़ पड़ी। कमरों के सामने अहाते के भीतर लंबा चौड़ा आंगन है। पक्के फर्श वाला झाड़ू लगाने में 15-20 मिनट लग जाना मामूली बात है। आप ही बताओ अम्मा, किस समय लगाऊं? अब ये भी कोई समस्या है? जो दफ्तर जाती है क्या वे झाड़ू नहीं लगाती? रश्मि चुप हो गई। बहस में कुछ नहीं रखा। सब्जी में पानी डालकर वो कपड़े निकालने लगी। माँ जी अब भी बोले जा रही, करने वाले बहुत कुछ करते हैं। स्वेटर बनाते हैं, पापड़ बड़ी अचार डालते हैं, कशीदाकारी करते हैं। बदन पर पानी डालते हुए रश्मि सोच रही थी, आज जाकर सबसे पहले मार्च के महीने का ड्यूटी चार्ट बनाना है। अम्मा, जमादार आए तो उसे 2 रुपए देकर आंगन में झाड़ू लगवा दे। रश्मि ने सास को आवाज़ दी। सुन, मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ले आना। ठीक है अम्मा। कंघी करके रश्मि ने लिपस्टिक लगाई। वह अपने अंगूठे और पीछे पट्टी वाली चप्पल रश्मि ने भौं सुकोड़ी। सास किसी खास डिज़ाइन के बारे में कह रही थी। अरे वैसी ही जैसी स्वीटी की नानी ने पहनी थी, हल्के पीले से रंग की। अम्मा, मैं शाम को समझ लूँगी और कल चप्पल ला दूँगी। रश्मि टिफ़िन पैक करने लगी। पराठा भी पैक कर लिया। नाश्ता करने का समय नहीं था। मेरे ब्लाउज के जो बटन टूटे थे लगा दिए हैं। ओह, रश्मि को याद आया, शाम को लगा दूँगी। अम्मा का चेहरा असंतुष्ट हो उठा। रश्मि किसी तरह पैरों में चप्पल डालकर दफ्तर के लिए रवाना हुई। तेज चले तो 9 बजे वाली बस अब भी मिल सकती है। आज शाम रश्मि जल्दी नहीं निकल सकी। 4 बजे साहब ने बुलाकर जो टार्क योजना समझानी शुरू की तो 5 बजने पर भी नहीं रुके। मेरी बस निकल जाएगी साहब, उसने झिझकते हुए कहा। ओह, मैं तो भूल ही गया। बॉस ने चौंक कर घड़ी देखी। जी कोई बात नहीं, रश्मि ने मुस्कुराने का प्रयास किया। दफ्तर से निकलते ही टारक योजना दिमाग से निकल गई और रात को क्या भोजन बनाए इसकी चिंता ने आ घेरा। जाते हुए सब्जी भी खरीदनी है। बस आने पर धक्का मुक्की करके चढ़ी, पर वो बीच रास्ते में खराब हो गई। रश्मि मन ही मन गालियाँ देने लगी। दूसरी बस लेकर पहुँचते पहुँचते 7 बज गए। दूर से ही छत के ऊपर छज्जे पर खड़ा स्वरूप दिख गया। छुपन छुपाई खेल रहा था, बच्चों के संग। बहुत ही खतरनाक स्थिति में खड़ा था। गलती से भी थोड़ा और खिसक आया तो सीधे नीचे आ गिरेगा। रश्मि का तो कलेजा मुंह को आ गया। स्वरूप उसने कठोर आवाज़ में आवाज़ दी,
जल्दी नीचे उतर आओ। अभी आया माँ, कहकर स्वरूप दीवार फांद कर छत की दूसरी ओर गायब हो गया। अभी तक स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले थे। सफ़ेद कमीज व निक्कर पर दिन भर की गर्द जमा हो गई थी। बाल अस्त व्यस्त और हाथ पांव धूल में सने थे। रश्मि का खून खौलने लगा। अम्मा, दिन भर क्या करती रहती है? लगता है सारा दिन धूप में खेलता रहा है। 1000 बार कहा है उसे छत के ऊपर न जाने दिया करो। अम्मा, अभी रश्मि ने आवाज़ ही दी थी कि सांस फूट पड़ी। तेरा बेटा मुझसे नहीं संभलता। कल ही किसी क्रैंच में इसका बंदोबस्त कर दे। सारा दिन इसके पीछे दौड़ दौड़ कर मेरे पैरों में दर्द हो गया। कोई कहना नहीं मानता। स्कूल से लौटकर ना नहाया, ना कपड़े बदले, ना ही ठीक से खाना खाया। ऊधम मचाने में लगा है। तू अपनी आंखों से देख क्या हाल बनाया है। मैंने छत पर जाने से रोका तो मुझे धक्का मारकर निकल गया। हैं? कहाँ है वो? अभी तक आया नहीं नीचे? रोज से आग बबूला होती रश्मि स्वयं ही छत पर चली गई। क्या बात है, नीचे क्यों नहीं आए? ऊपर पहुंचकर उसने स्वरूप को झंझोड़ा। बस अपनी पारी देकर आ रहा था माँ। माँ के क्रोध से बेखबर स्वरूप की मासूमियत रश्मि के क्रोध को पिघलाने लगी। चलो नीचे। दादी को का कहा क्यों नहीं माना? मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वरूप ने मुंह फुलाया। इधर मत कूदो, कागज मत फैलाओ, कमरे में बॉल से मत खेलो, गद्दे पांव लेकर सोफे पर मत चढ़ो। रश्मि की समझ में न आया किस पर क्रोध करे। बच्चे को बचपना करने से कैसे रोका जा सकता है? सास की भी उम्र बढ़ रही है, ऐसे में सहनशीलता कम होना स्वाभाविक है। दादी तुमसे बड़ी हैं स्वरूप, तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, उनका कहना मानना चाहिए। फिर मुझे आइसक्रीम क्यों नहीं खाने देती? रश्मि थकावट महसूस करने लगी। कब तक नासमझ रहेगा स्वरूप? आ गए लाट साहब। पोते को देखते ही दादी का गुस्सा भड़क उठा। तुमने अभी तक इसे कुछ भी नहीं कहा। अरे मैं कहती हूँ इतना सिर न चढ़ाओ। अपने प्रति दोषारोपण होते देख रश्मि का शांत होता क्रोध फिर उबल पड़ा। चलो कपड़े बदल कर हाथ मुँह धो। मैं नहीं धोऊंगा, स्वरूप ने अड़कर कहा। क्या? रश्मि जोर से चिल्लाई। बस मैं ना कहती थी तुम्हारा लाड़ प्यार इसे जरूर बिगाड़ेगा। अब भुगतो। सास ने निसंदेह उसे उकसाने के लिए नहीं कहा था, पर रश्मि ने तड़ाक से एक चांटा बेटे के कोमल गाल पर जड़ दिया। स्वरूप जोर जोर से रो पड़ा। नहीं बदलूंगा कपड़े, जाओ। कभी नहीं बदलूंगा, कहकर दूर जाकर खड़ा हो गया। हाँ हाँ, कपड़े क्यों बदलोगे? सारा दिन आवारा बच्चों के साथ मटर गश्ती के सिवा क्या करोगे? देख रश्मि, असली बात तो मैं भूल गई। जाकर देख, बॉल मारकर ड्रेसिंग टेबल का शीशा तोड़ डाला है। रश्मि को अब अचानक सास के ऊपर क्रोध आने लगा। थकी मादी घर लौटी हूँ और घर में घुसते ही राग अलापना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने स्वरूप के गाल पर 2 चांटे चढ़ दिए। रश्मि क्रोध से और बढ़ गई। पुत्र को खींचकर खड़ा किया और तड़ातड़ पीटना शुरू कर दिया। सारी उम्र मुझे तंग करने के लिए ही पैदा हुआ था। बाकी 2 तो मर गए, तू भी मर क्यों नहीं गया? क्या पागल हो गई हो गया रश्मि? बच्चे ने शरारत की, 2 थप्पड़ लगा दिए बस। अब गाली क्यों दे रही है? क्या पीट पीट कर उसे मार डालेगी? क्रोध, ग्लानि और अवसाद ने रश्मि को तोड़ कर रख दिया था। कमरे में आकर वो फवक फवक कर रो पड़ी। ये क्या किया उसने? जान से भी प्रिय एकमात्र पुत्र के लिए ऐसी अशुभ बातें उसके मुंह से कैसे निकली? जोश को समय पर लगाम दिया करो। जो मुंह में आता है वही बकने लगती है। इकलौता पोता रश्मि की सास को भी कम प्रिय नहीं था। अरे मैं सारा दिन सहती हूँ इसकी शरारतें, और तूने सुनकर ही पीटना शुरू कर दिया। रश्मि की सास देर तक उसे कोसती रही।
रश्मि के आंसू थम ही नहीं रहे थे। रह रहकर किसी अज्ञात आशंका से हृदय डूबता जा रहा था। तभी एक कोमल स्पर्श पाकर रश्मि ने आंखें खोली। जाने स्वरूप कब आंगन से उठकर आया और यत्न से उसके आंसू पहुँच रहा था। मत रो माँ, कोई माँ की बददुआ लगती है थोड़ी। रश्मि ने खींचकर पुत्र को हृदय से लगा लिया। कौन सिखाता है इसे इस तरह बोलना? समय से पहले ही संवेदनशील हो गया है, फिर अभी अभी तो नासमझी कर रहा था। वो क्या था जो हो, नासमझ, समझदार या परिपक्व? रश्मि के हृदय का टुकड़ा हर स्थिति में अतुलनीय है। पुत्र को बाहों में भी कर रश्मि सुख का अनुभव कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी एक माँ के प्यार की कहानी जो अपने इकलौते बच्चे से बहुत प्यार करती है और उसको हर परेशानी से बचाना चाहती है। लेकिन किसी को कोई देखता है तो लगता है कि माँ इतनी क्रोधित क्यों हो रही है। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कल मैं नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।